तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि हम आपको अपने चैनल पर जो मेरे गुरु रहे हैं और जिनसे मैंने अपनी 11वीं-12वीं की पूरी मैथ पढ़ी है, उनसे मैं आपको अपने चैनल पर मिलाने वाला हूँ। तो लीजिए आपके बीच हमारे सर, जिनका नाम है जयपाल विश्वकर्मा। आप सभी लोग इनको जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने इनसे पढ़ा भी होगा। तो आज के इस इंटरव्यू में हम जयपाल विश्वकर्मा सर से कुछ उनके पढ़ने का तरीका जानने वाले हैं कि मैथ में हम जिन बच्चों का मन नहीं लगता है मैथ में, वो मैथ को कैसे पढ़ सकते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे वीक भी हैं, जो जो अभी मैथ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, वो किस तरीके से मैथ को पढ़ सकते हैं और मैथ में अपना भविष्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआती जर्नी रही या फिर आपको मैथ विषय में रुचि क्यों आई? हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं, तो उनका मैथ में उतना ज़्यादा मन नहीं रहता है पढ़ने का। तो सर इस बारे में थोड़ा आप बताइए। आ, विवेक, आपके सभी व्यूअर्स को पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका धन्यवाद। आप भले ही मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता पूरी करना आवश्यक होता है। तो आपके जितने जी भी सर। व्यूअर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको जीते हैं, तो मैं उन लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि मैथमेटिक्स में आप अपना इंटरेस्ट बना नहीं सकते हैं, ये अपने आप ही बनता है। क्योंकि इंटरेस्ट या हॉबी जो है ना, वो अपने आप अंदर से आती है कि आपको जिस काम में अपने आनंद आने लगता है वो आपकी हॉबी बन जाती है। तो जब आपको मैथ सॉल्व करने में आनंद आने लगे और आप डूब जाओ, आपको समय का पता ही ना चले, तो आप समझ लीजिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। और अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ में आपका समय ना कटे, तो आप समझ लीजिए कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आपका मन लगने लगता है तो अपने आप ही आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट सेल्फ जनरेट होता है। सेल्फ जनरेट इन द सेंस, ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है, वो अपने आप ही जी सर। पैदा होता है। तो जिस भी विषय में, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप सभी यूनिक हो, आप सभी अद्वितीय हो और किसी खास चीज़ के लिए बने हो। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें हो आप उसमें आगे बढ़ो। और इंटरेस्ट जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस काम को करते हुए आपको समय का पता ही ना चले, उसमें आपका इंटरेस्ट है। जी सर। जी और सर। फिर उसी को अपनी हॉबी बनाइए, उसी को ही अपना करियर ऑप्शन बनाइए और उसी में आगे जीवन व्यतीत करिए, तो मज़ा आएगा। दैट्स यही मेरा मेरा भी गुरु मंत्र यही है और अपने विद्यार्थियों को भी मैं यही गुरु मंत्र देता हूँ। और प्लीज़ अपने गोल के ऊपर ज़रूर फोकस करिए, जानने की कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना, तो फिर आप भटकोगे। तो पता करो कि आप किस उद्देश्य के लिए जी रहे हो या जीना चाहते हो, और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करो। चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो देश की सेवा के लिए कोई अन्य माध्यम हो, चाहे वो पुलिस में जाना हो, डिफेंस सर्विसेज में जाना हो, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, या कुछ और अदर सर्विसेज में जाना हो। तो दो चीज़ें होती हैं विवेक। एक कि आप खुद डिसाइड करते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, और एक ऐसा होता है कि आप बिना लक्ष्य के चलते हो और कहीं पर भी पहुंच जाते हो। तो अगर जी ऐसा सर। आपके साथ हो जाए, तो फिर जहाँ पर भी पहुँचो उसको उससे संतुष्ट रहना और अपना काम ईमानदारी से करना। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं क्योंकि कहीं और नौकरी मिल नहीं रही होती है, तो यहाँ घुस जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, वो टीचिंग को सबसे बोरिंग काम बना देते हैं बच्चों के लिए। तो वो वाली स्थिति नहीं बनना चाहिए। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया टीचिंग का, ये हर क्षेत्र में होता है। भले ही आप बैंक में क्लर्क बन जाएं या फिर सरकारी कार्यालय में बाबू बन जाएं, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उस सिस्टम के लिए एक तरह से बोझिल हो जाते हो और वो सिस्टम फिर आपके कारण बदनाम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। तो जहाँ पर भी आप रहें, फिर ईमानदारी से काम करें, अपना पूरा 100% दें। और सर मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जो सर ने अभी भी बताया, ये सिर्फ़ पढ़ाई के क्षेत्र में लागू नहीं होता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अब अपने परिवार के प्रेशर से, फ्रेंड्स के प्रेशर से या फिर सोसाइटी के प्रेशर से आप क्रिकेट खेलना छोड़ के पढ़ाई करें, है ना? अगर पढ़ाई तो देखो एक बेसिक ज़रूरत है, लेकिन अगर आप क्रिकेट के प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, फ़िल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे बच्चे चाहते हैं यूट्यूब पर बने, यूट्यूब पे नाम कमाएँ, फ़ेमस हों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करें। ठीक है। अब सर मेरी बहुत पहले से एक इच्छा थी और मेरे बहुत सारे जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी बहुत इच्छा थी कि सर क्या आपका जो मैथ में मन था, जो आपकी रुचि थी, क्या वो बचपन से थी या फिर आपने जैसे 10वीं 12वीं पास किया और फिर उसके बाद आपकी मैथ में रुचि बढ़ी?
विवेक, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, तुम हो, मैं हूँ, या कोई भी स्टूडेंट हो, तो 12वीं तक तो शायद होश ही नहीं रहता है अगर कोई बताने वाला ना हो कि बेटा तुम्हें ये जी भी सर। करना है। तो हम तो उस जनरेशन में पढ़े हुए हैं जहाँ पर स्कूल जाना जो था वो केवल, मैं तुम्हें रियली बताऊँ, मैं तो स्कूल केवल इसलिए जाता था, रेगुलर, है ना, क्लास में कभी नहीं छोड़ता था। तो मैं इसलिए जी जाता था क्योंकि घर में क्या है कि पिताजी का सिलाई का बिजनेस था, तो पिताजी काम करवाते थे, तो मैं तो भाग जाता था कि चलो यहाँ से बचने के लिए स्कूल जाओ। ठीक। तो और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट मुझे भी नहीं पता चला कि कब आ गया। मुझसे मैथ्स बनती थी और इजीली सॉल्व हो जाती थी, समझ में आती थी, सिंपल सी बात है। आपको समझ में आती थी वो चीज़, आपका टीचर पढ़ा जी रहा सर। है, आपको समझ में आती थी, आप उसे नोट कर लेते थे, फिर घर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपसे बन जाता था। इट मीन्स दैट कि आप मैथ्स में ठीक ठाक हो, आप अच्छे भी कह सकते हो, ठीक ठाक हो। ये क्रम मैं आप चलता गया और धीरे धीरे आपको पढ़ाने में मज़ा आने लगा। जैसे सामान्यतः अपन लोग, जैसे हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, पिताजी की बिल्कुल भी इतनी इनकम नहीं थी, हार्डली हफ्ते भर में 300-400 रुपये कमाते थे वो, और हम लोग 3 भाई थे, तो परिवार बहुत मुश्किल से ही चलता था। तो 12वीं के बाद में फिर मैंने कोचिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू करा अपने मोहल्ले के, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। और क्या है कि छोटे छोटे बच्चे आते थे मेरे पास में, 8वीं 9वीं के, तो उनको पढ़ाने में और उनसे बातें करने में मज़ा आता था, अच्छा लगता था। बच्चों के बहुत अजीब-ओ-गरीब से प्रश्न होते थे और फिर उनको पढ़ाना, तो इसमें रुचि बढ़ती गई, धीरे धीरे पढ़ता चलता गया, फिर पढ़ाने को ही मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर भी इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं, आईएएस बनूं, कलेक्टर बनूं, जैसा कि अक्सर सब में होती है। तो मैंने 5 जी साल सर। प्रिपरेशन भी करी, उसके इंटरव्यू वगैरह भी देकर आया, एमपी सिविल सर्विस का। नहीं हुआ। 5 अटेम्प्ट करे, है ना, 3 मेंस लिखे, 4 प्री निकाले और एक इंटरव्यू भी दिया, नहीं हुआ। और जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, मैं गवर्नमेंट सर्विस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, तो वो सब एक ही बार में हो गया सब कुछ। तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरे को इसीलिए बना के रखा होगा, इसलिए वहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया एक बार में। तो ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में इस तरह से रहा मैं। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी थोड़ी-सी जर्नी बता दूँ जो कि सर से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने अपनी कक्षा 10वीं में जब मैं आया तो तब मुझे थोड़ा होश आया कि नहीं अभी पढ़ना चाहिए क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं एमपी में। तो उस समय पे क्या था कि मैं अपने गाँव से थोड़ा दूर एक हमारा शहर था, वहाँ पे शहर तो था लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग वगैरह की व्यवस्था या फिर जो स्कूल की व्यवस्था होती है वो उतनी ठीक नहीं हो पाती है सर। तो मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब की क्लास 10 से मैं यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा निर्भर हो गया। मैंने कोचिंग को थोड़ा टाटा बाय-बाय बोल दिया, ऐसा हो गया। तो मैंने यूट्यूब पे सर के बहुत सारे वीडियो देखे। शायद मुझे पता है कि सर 10वीं के वीडियो नहीं डालते, सर के चैनल पे 11वीं-12वीं का आपको पूरा मिल जाएगा। 10वीं मैंने शायद किसी और चैनल से पढ़ी होगी, जब छोटा रहा होऊँगा तो इतने ध्यान नहीं रहा होगा या मुझे इतनी समझ नहीं रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं 11वीं में आया तो मैंने जो अपना पूरा मैथ का जो मेरा कोचिंग वगैरह रहता है क्योंकि 11वीं में बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो स्कूल में तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही मैं कोचिंग तो मैंने बंद कर दिया मैथ का जाना क्योंकि 10वीं में मेरे जो मैथ में नंबर आए थे वो 100 में से 99 आए थे। तो मुझे मैथ पढ़ने में भी मज़ा आने लगा और मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग क्यों जाऊँ? जब मैं खुद से कोई चीज़ पढ़ सकता हूँ तो मैं मुझे कोचिंग की क्या ज़रूरत? तो उसी ज़रूरत में बस थोड़ी-सी अगर ज़रूरत रही होगी तो वो जयपाल विश्वकर्मा सर ने पूरी कर दी। मैंने 11th के सारे जो मेरी एनसीईआरटी की बुक थी वो जयपाल विश्वकर्मा सर के वीडियोज़ लेक्चर देख के इनको सॉल्व किया है। 12th में भी मेरा यही रहा है और अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ मैथ्स से तो इसमें भी सर का बहुत-बहुत योगदान है। तो सर मेरा आपसे बहुत-बहुत आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपने जो यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले हैं उससे मेरा ही नहीं कम से कम बहुत लाखों बच्चों का भला हुआ होगा, जिनका लाखों बच्चों ने अपने मैथ के पैसे बचाए होंगे कोचिंग या फिर और कहीं ना पढ़ के। तो सर मैं उन लाखों बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब सर मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे इस साल 10वीं या 12वीं में हैं, उनको अगर मैथ में 100 में से 100 नंबर स्कोर करना है या फिर किसी और सब्जेक्ट में करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? और आपका मैथ पढ़ने का या फिर आप इतने वर्षों से मैथ के टीचर हैं, तो आपको थोड़ा अनुभव होगा कि बच्चों को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनुभव होगा कि बच्चों को किस तरीके से मैथ पढ़ना चाहिए, जिसमें वो अच्छे नंबर ला सकें। तो सर उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। विवेक, बच्चों को जितना हो सके
सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट इन द सेंस कि कोई टॉपिक है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, वर्ग समीकरण पढ़ रहे हो, या दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करना सीख रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप चैप्टर शुरू करो बच्चों, तो चैप्टर का मतलब ज़रूर समझो पहले। ये मत करा करो कि बस चैप्टर को सर नाम मैं यहाँ तक पे नहीं एक बात देखा। जोड़ना हाँ, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा सर, जो आपके वीडियो लेक्चर है, मैं उसमें मुझे यही सबसे अच्छा लगा कि आप जब भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो पहले उस एक्सरसाइज का बेसिक बताएंगे जो उस चैप्टर को या फिर उस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आवश्यक है। तो सर ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। जी सर बताइए। चैप्टर का मतलब समझो सारे बच्चे पहले, जो भी पढ़ रहे हो आप, कि उस चैप्टर का मतलब है क्या है। जैसे मैं कई बार ये अपने बच्चों से पूछता हूँ, हालांकि मैं एक जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। और वहीं पर अगर मैं दो समीकरण लिख दूँ और उनसे कहूँ कि हल करो, तो वो उसे हल करके बता देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पढ़ने के तरीके का, कि आपको प्रश्न तो हल करना आता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इस टॉपिक का नाम क्या है और ये कहाँ पर कैसे काम आ जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए अक्सर आप बच्चों को ये कहते हुए सुनोगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं हायर मैथमेटिक्स 11th-12th का या बीएससी का, इसका तो रियल लाइफ में कोई काम ही नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी जी नहीं सर। है। इसका रियल लाइफ में काम है, लेकिन आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने केवल प्रश्नों को ही हल करा है। लेकिन वो प्रश्न बनता कैसे है और उस प्रश्न से आप हल जो निकालते हो उसका मतलब क्या होता है और उसका प्रश्न के साथ संबंध क्या होता है, अगर आपको ये भी पता हो तो आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो रियल लाइफ में तो एप्लीकेशन है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। बिना एप्लीकेशन के कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती है। तो आप जो भी पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये मत सोच के पढ़ो कि तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाना है। तुम ये सोच के पढ़ो कि इस सब्जेक्ट को मुझे समझ के पढ़ना है। तुम्हारे कब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। वो जी एक सर ये बात तो है ना, है। कि आप जब नॉलेज के पीछे भागोगे, है ना, और आप एक्सीलेंट बनने के लिए काम करोगे, तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो वो एक मूवी आई थी 3 इडियट, तो उसमें वो जो थ्री बोलता इडियट्स था, सर। है ना, हालांकि उसमें जो वो एक्ट करता था, मूवी सबको अच्छी लगी, लेकिन उस मूवी से बच्चे लोग सीखेंगे क्या, कि वो तीनों के कहते हैं एक टंकी पे जाकर बियर पी रहे हैं। तो जी बच्चे सर। वहां से उस चीज को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे, अरे वाह, उससे पीने से भी अपन लोग फर्स्ट मतलब टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि उसमें आमिर खान को कभी पढ़ते हुए तो दिखाया नहीं था, या उन जी तीनों को सर। कभी पढ़ते हुए तो दिखाया नहीं था कि वो कितने घंटे नहीं पढ़ाई सर। कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मूवी थी। उसमें एक मैसेज भर देना था कि आप सब्जेक्ट को समझ के पढ़ो, बाकी सब तो एंटरटेनमेंट था। तो उसमें से एक जो काम की चीज निकल के आई, वो निकल के आई कि आप सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना। तो जब आप इन दोनों चीजों को फोकस करके पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आप कब 100 में 100 ले आओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है ना। और इसी फोकस के साथ में पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मार्क्स लाना थोड़ा ना है। तुम्हारा उद्देश्य तो उस सब्जेक्ट को समझकर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, और साइंस का स्टूडेंट मतलब क्या, साइंस का स्टूडेंट का मतलब यह है कि उस चीज को वो वास्तविक जीवन में उपयोग करेगा। और हम तो जी सर। साइंस के बच्चों को ये मान के पढ़ाते हैं कि ये आगे चल के वैज्ञानिक बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे। तो वैज्ञानिक और रिसर्चर्स तो देश के लिए एसेट होते हैं, पूंजी होती है देश की वो। तो जी सर। ऐसे बच्चे तभी बन पाओगे आप, या अच्छे वैज्ञानिक तभी बन पाओगे जब टॉपिक को समझ के पढ़ोगे। तो आप तो टॉपिक को समझ के पढ़ो बच्चों, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। मैं तो बीइंग ए एजुकेटर, टीचर, यही बोलूँगा, है ना, और अपने देश का हित चाहता हूँ, इसलिए यही बोलूँगा कि समझ के पढ़ो। क्योंकि आप आज समझ के पढ़ोगे ना, तो आज से 5 साल या 10 साल बाद जब आप भले ही वैज्ञानिक हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। कौन सी क्वालिटी, कि समस्या को समझो पहले, फिर उसका हल निकालो अच्छे से, और ऐसा हल निकालो जो अप्लाई हो सके। मतलब एक होता है ख्याली हल और एक होता है वास्तविक हल। तो आप वास्तविक हल की ओर जाओगे, और ऐसी अप्रोच के साथ में जब बच्चा चलता है ना, तो उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती।
तो इस अप्रोच के साथ में चलो, 100 में से 100 तो अपने आप ही आ जाएंगे। जी सर। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जितने बच्चे भी सोचते हैं कि परीक्षा में अगर अच्छे अंक आ गए तो हमें इस विषय की समझ ज्यादा है या इस विषय में हमारी पकड़ ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप उस विषय को सही तरीके से समझते हैं वो जरूरी है। उसमें अगर आपके ज्यादा अंक आते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितनी आपके उस विषय में समझ अगर आपकी ज्यादा है तो वो मायने रखती है। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आपको कब लगा कि क्यों ना यूट्यूब पर वीडियो डाले जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके बारे में सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। हाँ विवेक, एक्चुअल में यूट्यूब पे आना एक मेरे छोटा भाई है भगवान सिंह विश्वकर्मा, जिसके नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे बीएससी का कंटेंट डला हुआ है। तो क्या होता था कि शुरू से ही मैंने जैसा बताया कि अ, अपने आप ही इंटरेस्ट बन गया पढ़ाने में, और बच्चों के साथ में अच्छा मज़ा आता था। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं बच्चों के लिए हमेशा एक्सेसिबल रहा हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं पढ़ाता हूँ, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो उनका नंबर मेरा नंबर उनके पास हमेशा रहता है। और उनको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि कहीं भी गणित में फंस जाओ तो मेरे को फ़ोन लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हल बताऊँगा उसी समय। तो ये काम मैं शुरू से ही करता था। तो मेरे पास में जब बच्चों के फ़ोन आते थे तो मेरा छोटा भाई भगवान सिंह वो देखता रहता था कि भैया फ़ोन पे बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं कि ऐसे करो आगे बढ़ो, ठीक है ऐसे हो जाएगा। और कई बार मैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप भी करता था। तो उसने कहा कि आप ऐसे करते हो, एक काम करो आप वीडियो बनाया करो और बच्चों को दे दिया करो कि यहाँ से पढ़ लो, ये टॉपिक छूट गया है। तो धीरे धीरे उसने मुझसे कहा कि आप वीडियो बनाओ। उसने सब कुछ तैयारी कर दिया और वीडियो बना दिया। उस समय तो हमारे पास में 3-4 हज़ार रुपये का मोबाइल था, तो हमने उसी से बना दिया जैसे तैसे करके। धीरे धीरे 2014 अक्टूबर में हमने पहला वीडियो बनाया और फिर उसको अपलोड करा, और उसी के लिए हमने इंटरनेट कनेक्शन भी लिया। उस समय 999 रुपये का इंटरनेट कनेक्शन लिया था एयरटेल का पर जी मंथ सर। वाला। तो जियो के पहले की बात है जब जियो नहीं आया था। जियो भी नहीं आया था, उसके पहले की बात है जी ये। सर। तब हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू करे, और ये प्रोसेस चलती रही। और धीरे धीरे हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते थे, और कई बार वो वीडियो जो है 1-1 जीबी का बनता था, तो उसको रात में अपलोडिंग के लिए डालते थे तो वो सुबह तक अपलोड होता था तो ऐसा होता था, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस थी। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि बच्चों की डिमांड आती गई, और फिर मैं बनाता गया। और भी बहुत सारे सरकमस्टेंसेस रहे। जैसे एक बार मैंने एक कॉलेज छोड़ा था, तो वहाँ से बच्चों ने कहा कि सर आप टीचर, यहाँ पर अब कोई टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, तो हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। ये आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की बात है। उस समय मैं सन 2012 से 15 में उसके बीच में यूनिवर्सिटी में था। तो 2015 में जब मैंने छोड़ा, छोड़ा क्या था, मैंने नहीं छोड़ा था, उन्होंने मुझे निकाल दिया था, सच्चाई ये है। क्योंकि मैथ्स का टीचर हूँ तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और क्या होता है कि कॉरपोरेट कल्चर में अक्सर आपका कर्मचारी अगर आपके ऊपर हावी होने लगे या आपकी बात ना जी माने सर। तो आप उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे ही मुझे निकाल दिया किसी कारणवश। तो बच्चों के लिए फिर कोई टीचर नहीं बचा वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे पूरे डिपार्टमेंट ने रिज़ाइन कर दिया था। तो बच्चों के फ़ोन वगैरह आए तो फिर मैंने उनके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए कि आप इनको देख देख के पढ़ लेना बच्चों, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे चले जाएँ। और ऐसे करते 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 सन 2017-18 तक मैंने जो एमपी का टेक्निकल यूनिवर्सिटी का M1 M2 M3 होता है जो इंजीनियरिंग में चलता है, वो पूरा का पूरा कोर्स मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। और उसके बाद में कई सारे मुझे प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े। प्रॉब्लम इन सब मानसिक प्रॉब्लम झेलने पड़े कि कई लोगों ने, जिनकी कोचिंग बंद हो गई, उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने तरह जी तरह सर। की प्रताड़नाएँ दी। कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख के भेजते थे। तो लेकिन ठीक है, बच्चों का भला हो गया, उनको फ्री में सब कुछ मिल गया। और उसके बाद में जियो का इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया, सबको फ्री में डेटा मिलने लगा, तो सबको फ्री में वीडियो मिल गए सर मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपने बोला कि बहुत काफी कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने आपको गालियां दी, लेकिन सर उसके एवज में आपको लाखों बच्चों का जो प्यार मिला, मेरे अनुसार वो प्यार ज्यादा था। गालियां तो देखो, आप कुछ भी अच्छा करो, भगो एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक कहावत बोलने लगते हैं कि जो दुनिया है वो तो भगवान से भी दुखी है। तो अपन एक इंसान के तौर पे इतना नहीं कह सकते कि अपन सभी लोगों को खुश कर पाए, लेकिन हाँ। सर तो हमें उस साइड जाना चाहिए जहाँ पे ज्यादा बच्चों का हमें प्यार मिल रहा हो। कुछ कोचिंग संस्थानों का जो कोचिंग है वो बंद हुई, वो उतना ज्यादा हमारे लिए उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लाखों बच्चों का हमें प्यार मिला वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम्म। जी हाँ सर। सही कहा विवेक, सर। तुमने बिल्कुल सही कहा। और सर। डेफिनेटली तुम लोगों का जो प्यार है, तुम लोगों की जब मैं कमेंट्स देखता हूँ
तो वही चीज़ मेरे लिए बेसिकली मोटिवेशन होता है, और मुझे ऐसा और लगता सर है मैं आपको कि यहाँ पे मैं अभी अपने चैनल ओन स्टडी पे एक पहला जो मेरी सीरीज थी कि मैं यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनका इंटरव्यू स्टार्ट करूँ। और मैंने सबसे पहले इंटरव्यू लेने का सर आप ही को कॉल किया था, और मेरा जो इस चैनल पे सबसे पहला इंटरव्यू हो रहा है वो आप ही के साथ हो रहा है। हो सकता है कि थैंक इसके यू। बाद हम बहुत आगे तक जाएँ या फिर मैं इसको कंटिन्यू ना रख पाऊँ। लेकिन सर मुझे इस इंटरव्यू को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है सर, और मुझे आशा थी कि मैंने आपको जैसे ही कॉल किया आपने तुरंत बोला कि हाँ, हम इंटरव्यू कर लेंगे। सर तो आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है। सर आपके अंदर ये सादगी, आप इतने सिंपल तरीके से रहते हो सर, इसके पीछे की कोई वजह या फिर आप शुरुआत से ही ऐसे हो? वैसे तो मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ, और मैं कैसा हूँ ये तुम लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि मैं कैसा हूँ। अक्सर मेरी पत्नी मेरे को कहती है कि आप बहुत खराब हो। या मेरा बेटा भी मुझसे कभी कभी कहता है कि पापा आप बहुत गंदे हो, ऐसा करके। टीचर में ये चीज़ तो होना चाहिए विवेक, कि वो एक सादगी भरा व्यक्ति हो। और दूसरा, जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हो विवेक, तो जी सर। आप अपने आप ही बहुत हम्बल हो जाते हो। और क्या होता है कि ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर को महसूस करना, और अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना, आप अपने आप हम्बल हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि गुस्से से तो काम होता नहीं है कोई भी, और गुस्सा करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और जिस व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण ना हो, तो वो फिर अपने कलापों पे भी नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो मुझे भाई अपने अगर काम के ऊपर अच्छा करना है, तो मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही अपने आप आ जाता है मेरे हिसाब से। तो टीचर को तो हम्बल होना ही चाहिए, वरना फिर क्लास में जी सर। बच्चा पूछेगा कोई क्वेश्चन और मैं उसको बोलूँगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बैठे हो नीचे, तो अगली बार से क्लास में ही नहीं आएगा। सर मेरे साथ एक काफ़ी बार हुआ है, मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे बहुत दम करके वो हाथ खड़ा कर पाते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट। और अगर वहीं पे टीचर ने उसको डाँट दिया तो फिर वो मुझे लगता है कि पूरी साल उन सर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं पूछेगा, तो नो डाउट। क्योंकि उसको पहले खड़े होने में ही बहुत हाथ खड़ा करने में भी बहुत वो दम लगाता है कि सर मैं क्वेश्चन पूछूँ या नहीं ना पूछूँ। दोस्त क्या बोलेंगे कि तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आई। और ऐसे में अगर टीचर भी डाँट दे तो फिर बच्चा गया। फिर उसका जो डाउट है वो हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, मैं सर अब मैं प्रयास जा करता हूँ, विवेक, कि क्लास में, जब मेरी क्लास में बच्चे आएँ, खासकर जो पहली बार फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं बीएससी वाले, तो बड़े सहमे से, दबे से, बहुत डरे से कि ये टीचर कैसे होंगे। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि बच्चे क्लास में बहुत कंफर्टेबल रहें, है ना, डिसिप्लिन में रहें, और सर मे अनुशासन में ऐसा रहे। मेरा ये वाली चीज़ तो मेरी प्राथमिकता रहती है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जब वो पढ़ रहे हों, तो वो अपने प्रश्नों को सहज रूप से पूछें, भले ही वो गलत ही क्यों ना पूछें, या मैं कोई जी प्रश्न सर। पूछूँ तो उसका जवाब जब दें तो भले ही गलत ही क्यों ना दें, लेकिन बोलें। तो बोलना मैं उनको प्रयास करता हूँ कि बोलें वो। और मेरा प्रयास ये दिखता भी है कि बच्चे थोड़े समय बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं क्लास में, और क्वेश्चंस पूछते भी हैं, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं ना, तब तक मज़ा भी नहीं आता है पढ़ाने का। जी सर। और सर मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी बात जोड़ना चाहूँगा। तो अभी मैंने स्कूल एक जॉइन किया है, मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं तो होते हैं जो जल्दी समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे भी मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो गर्ल्स होती हैं, उनको मैथ कम समझ में आती है। या सर ये मेरा मानना है कि गर्ल्स को मैथ कम समझ में आती है, या सर ये रियलिटी है? कुछ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं नेचुरली। ये नेचुरल फिनोमेना है जो मुझे समझ में आया है ना। और सक्षम भी ज़्यादा होती हैं गर्ल्स पुरुषों की अपेक्षा। क्योंकि आप अगर देखो तो जैसे तुम्हारे घर में भी अगर कोई बहन होगी, तो वो पढ़ जी भी रही सर। होगी, तुम्हारी मम्मी की मदद भी करवाती होगी, घर के काम भी करती होगी, लेकिन तुम नहीं करते होगे ये सारे काम जो वो करती होगी, जी सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। जी सर। तो हाँ, होता है ऐसे। हाँ, जो होता है अपने अगर लड़के भारतीय पढ़ रहे समाज हैं तो उनको में। स्वतंत्र रखा जाता है। हाँ, जो अपने ये भारतीय भारतीय समाज की सच्चाई, इससे अपन मुँह नहीं मोड़ सकते सर। हाँ, तो उनको समय कम मिल पाता है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर उनको पुरुषों के जैसे स्वतंत्रताएं मिले और सुविधाएं मिले,
तो पुरुष पीछे रह जाएंगे, ये तो पक्की बात है, 100% श्योर है ना। जी सर। तो मेरा ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं है, बराबर हो सकता है, लेकिन पुरुष उनसे आगे निकल जाए बड़ा मुश्किल काम है ये। सर अब मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप यूट्यूब पे मुझे कम एक्टिव दिखाई देते हैं, या फिर सर आपका यूट्यूब पे अब थोड़ी रुचि नहीं रही है? आप ही के टाइम के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, आपने देखा होगा सर। तो क्या सर आपके मन में कभी नहीं आया कि क्यों ना कोर्स बना के बच्चों को सेल किया जाए, उनसे पैसे लिए जाएँ या कुछ अपना ऐप लॉन्च किया जाए? सर इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं विवेक, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट है वो उसको कमर्शियलाइज़ करूं। हालांकि मुझे कई लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आप अपना जो कंटेंट है वो बच्चों को पेन ड्राइव कोर्स के रूप में दीजिए, और कई बच्चों ने डिमांड भी करी कि आप हमें भेज दीजिए, हमें यूट्यूब पर थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम जाती है। तो उन्होंने ऑफ़र भी करा, सर हम आपको पैसे दे देंगे। पर शुरू से मेरा ये रहा है कि मेरा कंटेंट सबको फ्री में मिलेगा, और इसके लिए मैं कभी भी कोई चार्ज नहीं करूँगा, है ना। और ये मेरी हॉबी में है, इसलिए हॉबी को क्या कहते हैं मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। तो मैं कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ में। और क्या है ना कि जब ज़्यादा आपको पैसे का लोभ होने लगे, तो आप फिर धीरे धीरे अपनी जो वास्तविकता है, जो तुमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके अंदर इतनी सादगी कैसे आ जाती है, तो वो जी सादगी सर। फिर ख़त्म होने लगेगी। तो मैं अभी सादगी में शायद इसीलिए हूँ कि अभी तक वाला मोह मेरे पास में नहीं आया है। मुझे इस बात का कोई घमंड भी नहीं है कि मेरे लगभग दोनों यूट्यूब चैनलों को मिला दूँ तो लगभग 11 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे इस बात का घमंड भी नहीं है, और ना मैं अपने बच्चों सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कोई पेड प्रमोशन करता हूँ, और ना ही किसी तरह का दूसरा काम करता हूँ, कुछ भी नहीं करता मैं। ना ही मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ, ना फेसबुक पे ज़्यादा हूँ, और ना ही कहीं और एक्टिव हूँ। तो जो भी होता है ना वो तुम सब बच्चे ही आपस में इधर उधर करो के कुछ कुछ करते रहते हो। और तुमने तो शायद वीडियो में देखा भी होगा कि ना मैं कई बच्चों से बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो सब जी अपने सर। आप ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता। सर अब मैं जानना चाहूँगा कि जी सर, आपने जैसे मान लीजिए कोई किसी को पोस्ट शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ, होता है कि आप बच्चे यूट्यूब पे आपका जो वीडियो लेक्चर है उनको देख सकते हैं और उनको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन सर एक यूट्यूबर होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं आपसे आपकी अर्निंग पूछना चाहूँगा कि अभी आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है सर? ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से 50 प्लस हो जाता है। जी सर। तो अभी सर जो फिलहाल है कोई ऐसे वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, और इनके जो पुराने कोर्सेज़ हैं या जो पुराने इनके डले हुए हैं, उन्हीं से सर की काफ़ी अच्छी अर्निंग है वो हो जाती है। सर तो अब मेरे हिसाब से मैंने जो जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो मैंने सारे आपसे पूछ लिए हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ बच्चों को कहना चाहें तो आप सर ज़रूर बोलिए। विवेक, जैसे आज अपन लोग 15 अगस्त के दिन अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस दिन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि आप अपनी जो पढ़ाई है, अपने विकास के लिए या अपने उत्थान के लिए नहीं, आप अपनी पढ़ाई अपने इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट का देश के विकास में क्या योगदान होने वाला है उसको ध्यान में रखकर करिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका और मेरा उद्देश्य अपने देश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे तकनीकी रूप से हो। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो दो तरीके से आप अपने देश को विकसित करेंगे, एक तकनीकी रूप से और एक सामाजिक रूप से। जब आप परिवार के साथ में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करोगे तो सामाजिक रूप से आगे बढ़ाओगे देश को, है ना। और जब कार्य क्षेत्र में रहोगे तो क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हो तो तकनीकी रूप से आगे बढ़ाओगे, है ना? तो इन दोनों ही क्षेत्रों में आप अपना 100% देके देश को विकास की ओर लेकर जाएं। और देखो, विकास जो प्रक्रिया है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अचानक से नहीं होता है। बहुत धीमे 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 कई लोगों के अथक परिश्रम से, जिनका इतिहास में कोई नाम भी नहीं होता है, उनके प्रयासों से ये विकास आगे होता है, बढ़ता है, यह प्रक्रिया पूरी होती है। तो आप सभी मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अभी देश को आर्थिक रूप से और औद्योगिक रूप से बहुत आगे जाना है। आपको भी पता है कि अब अभी अभी भी हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरतें हों, इवन जिस लैपटॉप के ऊपर या जिस मोबाइल के ऊपर अपन लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लैपटॉप या मोबाइल की जो माइक्रो प्रोसेसर है या उसके अंदर लगने वाला जो मदरबोर्ड है, वो तक हम अपने देश में अभी तक नहीं बना पा रहे हैं, जबकि हम इतने बड़े लोकतंत्र हैं।
और हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े IITians हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक कमजोरी है, इस कमजोरी को खत्म करना है और हमें जी आत्मनिर्भर सर। बनना है। ठीक, तो ये विकास तभी हो पाएगा जब आप और हम सीरियसली अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई भी करें, आगे भी बढ़ें, आप जिस भी प्रोफेशन में रहें ईमानदारी से अपना काम करें, और अपने विद्यार्थियों को, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो पूरा 100% देने का प्रयास करें, है ना। कोशिश करें कि अपनी क्लास कभी मिस ना हो। चाहे आप विद्यार्थी हों तो रेगुलर क्लास में जाएं, अगर आप टीचर हैं तो भी आप रेगुलर क्लास में जाके पढ़ाएं, और देश को फोकस में रख के सारे काम करें। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, धर्म हो गया जी सर। या राष्ट्र व्यक्तिगत सर्व हित उपरि हो होता गए, है। ये सब सेकेंडरी होता है ना। मैं किसी भी धर्म का हूँ, जैसे आजकल धर्म को लेकर काफ़ी विवाद चलता है, तो धर्म केवल ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धर्म कभी भी आपके ऊपर कोई चीज़ थोपता नहीं है कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, आप ये पहनो, वो मत पहनो, आप इसकी हत्या करो, आप उसकी हत्या करो, है ना। आप स्त्रियों के ऊपर बंदिशें लगाओ, आप स्त्रियों के ऊपर बंदिशें मत लगाओ। तो ये सब बकवास है, फालतू की चीज़ है। आपको ईश्वर से जुड़ना है, वो धर्म का काम आप अपने धर्म के अनुसार जिस भी प्रोसेस को आप फॉलो करते हो वो करें। उसमें हिंसा का कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए, जो जिसे कहें कि समावेश नहीं होना चाहिए। और जी सर। व्यक्तिगत है ये सारी चीज़ें, है ना। आप बाकी चीज़ों को पर्सनल रखो और देश हित को प्राइमरी रखो, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो। अदरवाइज बड़ी समस्या जाती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये जो दंगे फसाद हैं ये उसी का परिणाम है, क्योंकि आप अपने हित को तवज्जो दे रहे हो, देश हित को तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो देश हित को तवज्जो दो, और यही हमारी संस्कृति भी रही है। हमारे संस्कृति में देश और मातृभूमि पहले है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो आप भी उसी तरह से चलिए तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, जी बढ़िया सर। है। सर, जो आपने हमारे साथ विचार साझा किए और जो आपने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे चैनल से बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मुझे आशा है कि बहुत सारे जो डाउट्स हैं या फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो इस इंटरव्यू को देखने के बाद ज़रूर सॉल्व हुई होंगी और उनको उनका जो मार्ग है और उस मार्ग में उनकी जो अभी तक उनका एक विज़न क्लियर नहीं था, शायद उनको विज़न को क्लियर करने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरव्यू को देखने में हेल्प हुई होगी। तो सर, उन सभी व्यूअर्स की तरफ से और सर मेरा पर्सनली आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस इंटरव्यू में जो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी एक बहुत ही बड़े या फिर वरिष्ठ किसी अध्यापक या फिर टीचर से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सर आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने मुझे पढ़ाया है, आप मेरे गुरु भी हैं और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। ओके विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।